कोई भी काम अब आजकल सोशल मीडिया के ज़माना में नहीं, इसमें छिपाना भी क्या है, मतलब काम जब करना है तो काम तो चाहिए ही, जब उसी लिए आदमी आया है वहाँ से तो काम तो करना ही है। चलिए, तो क्या चल रहा था पिछले क्लास में? बैंक थोड़े बहुत दिखाइए। हाँ, हो गया है ना? हाँ, तो बैंकिंग में इतना ही रहेगा। एक आध पेज, एक आध नहीं, एक आध दो पेज छोड़ दीजिएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। मैं बोला तो हूँ कि हाँ बता दूंगा, मैं कहाँ बोला नहीं बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि अभी नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 2 पेज छोड़ के करना है, क्योंकि जो मेन पहले टॉपिक है उसको पहले इस वीक में समाप्त करना है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है ना? तो जो है एक बार पहले फिजिकल पॉलिसी हम लोग पढ़ लेंगे, कल बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, बैलेंस पेमेंट और मुद्रा की माप जो M1 M2 ये सब वो चीज़ है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ये 2-3 दिन में पढ़ लेंगे। और लास्ट में भारत का बजट और सर्वे, ये मुख्य रूप से, ये तो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। हम इस वीक में फ्राइडे सैटरडे तक हो जाएगा। बाकी जो बाकी रहेगा तो इसमें क्लास चलता रहेगा, हिस्ट्री वोस्ट्री। अरे मैं बोल रहा हूँ कि अपने हिसाब से मैं सारा चीज़ करवा दूंगा, समझ रहे हैं ना? बाकी अगर कुछ लगा बाद में आप लोगों को कुछ और भी बता दीजिएगा। तो एक दिन कभी संडे उन लोग को चलता रहे, कोई सब्जेक्ट आप लोग करने, उसमें एक आध दिन कभी संडे को बीच में आऊँगा, 3-4 घंटे एक दिन सारा निपटा दूँगा। पहले तो भारत का चलेगा सर्वे बजट, करवा दूंगा। जब वो करवा दूँ तो क्यों नहीं करवा दूंगा, अपने घर से क्या लगता है। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे सैटरडे तक इस बजट सर्वे तो करवा ही दूंगा मैं, साथ में थोड़ा बहुत बेरोजगारी और गरीबी के बारे में बता दूंगा मैं, क्योंकि कभी कभी गरीबी बेरोजगारी सवाल एक आध 2 बार पूछ दे आगे, तो कम से कम गरीबी तो चाहेंगे, जिसमें सापेक्ष गरीबी मापने की जो विधि है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, ये सब सारा चीज़ इस वीक में हो जाएगा, जितना मैक्सिमम चीज़ हो जाएगा। अगर ऐसे चीज़ें नहीं चलेगी ना तो नहीं, एक आध क्लास बाद से मैं PDF से पढ़ा दूंगा जल्दी चीज़ों को, PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए इधर हाँ, कुछ बजट में PDF मिलेगा, कुछ हाथ से लेके बता दूंगा। इस बार का जो बजट है ना, हम लोग को जब ये जो कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे ना आज का फिजिकल पॉलिसी में, तो वहाँ पे केवल डाटा आपको याद करना है, चीज़ों कितना डेफिसिट है क्या है। और इस बार बजट में 10-12 महत्वपूर्ण बातें हैं, अगर उसको आप याद कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सवाल उसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? बाकी देखा जाएगा। नहीं, पूरा बजट नहीं, जो इम्पोर्टेंट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो 10-12-15 जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे मान लें कि बजट की जो मुख्य फोकस है 4 चीज़ों पर की गई है, गरीब, रोजगार, अन्नदाता यानी किसान जिसके बारे में बात किया गया, और उद्यमी करके जो उसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, मैंने वही, और उसके बाद 9 थीम्स दिए गए हैं, ठीक है ना? उस 9 में क्या सरकार क्या कि उसके लिए लाई है, बस वही 9 और 4 13, मतलब मैक्सिमम 20-22 पॉइंट अगर बजट में हम लोग देख लेंगे ना, तो उम्मीद है कि उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है ना? अब जाने तो कुछ भी पूछ सकता है, उसका अलग मैटर है, लेकिन इतना हम लोग देख लेंगे तो 20-22-25 पॉइंट से बाहर सवाल नहीं जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए राजकोषीय नीति होती क्या है। पहली बात तो यहाँ पे याद रखने की, जो राजकोषीय नीति है यह सरकार के आय तथा व्यय से संबंधित नीति है, यानी सरकार के पास आय के कौन कौन से स्रोत हैं और सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, उसी को हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। सिंपल, अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो सरकार के जो रिवेन्यू हैं, और सरकार के जो एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है ना,
इससे रिलेटेड जो नीति बनाई जाती है उसी को हम लोग राजकोषीय नीति बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब राजकोषीय नीति का अगर पूछे कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम मेन ऑब्जेक्टिव वही है जो मॉनेटरी पॉलिसी का था। जैसे इसका भी मुख्य, अगर इसमें एक लाइन जुड़ेगा कि ये जो बात करती है ये रोजगार क्रिएशन पे बात करता है कि भाई इसमें फुल रूप से सबको रोजगार मिले, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, कुछ ऐसा काम किए जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करे, हम लोग का डेवलपमेंट करे, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति अगर ऐसे बात किया जाए, एक बजट के रूप में बात किया जाए, ठीक है ना, तो बजट में जो सरकार की जो प्राप्ति होती है और सरकार के जो व्यय होते हैं, यानी जो रिवेन्यू है जिसको हम रिसिप्ट बोलते हैं, और सरकार के जो एक्सपेंडिचर है उसको दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो सरकार के रिवेन्यू है दो है, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और सरकार जो पैसे को व्यय करती है वो भी दो है, कौन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन दो बात याद रखना है कि अगर सरकार, पूछा जाए कि किसी भी देश के लिए, भारत ही नहीं किसी भी देश के लिए सबसे हेल्दी अर्थव्यवस्था किसको माना जाएगा, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो जिस राज्य में रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट तथा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, ठीक है ना, उसको हम लोग उस देश की अर्थव्यवस्था को मतलब एक प्रकार से अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब इतना ये हुआ कि सरकार के वैसे रिसिप्ट या सरकार के वैसे सोर्सेज इनकम के जो सरकार को फिर से लौटाना नहीं है किसी को, यानी सरकार के ऊपर ये लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करेगी। जैसे अगर हम लोग टैक्स का पैसा सरकार को पे कर रहे हैं, पैसा तो है नहीं कि सरकार 2 साल बाद हम लोग फिर पैसा लौटा देगी, भाई ले जाओ तुम। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब होता है कि वैसे पैसे, क्योंकि सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करती है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो ये वैसे खर्चे हैं सरकार के जिसे देश के ग्रोथ के रूप में देखा जाता है, देश के विकास के रूप में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बात करते हैं कि अभी तो सरकार अगर पैसा खर्च कर रही है तो अभी लगेगा कि भाई ये पैसा वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार के लिए एक एसेट का क्रिएशन करेगी, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी को डाउट, किसी को समझने में यहाँ पे? फिर मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आएंगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैं मोटा मोटी चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो अगर किसी देश में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसी को हम लोग उस अर्थव्यवस्था को हेल्दी अर्थव्यवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं, या हम लोग उसको देखेंगे। किसी को डाउट? दूसरा बात, अब ये जो फिजिकल पॉलिसी है ये मुख्यतः 3 प्रकार की है, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्राडिक्शनरी और न्यूट्रल। एक्सपेंशनरी का मतलब होता है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। तो विस्तारवादी किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज़ विस्तार कब होगा, जब उसमें ज़्यादा पैसे लगाए जाएंगे तो उसका विस्तार होगा। विस्तार का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन अपने टॉप पे है, तो सरकार क्या करेगी कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू करेगी और उसको फिर से कम करने का प्रयास करेगी। तो सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति कब लागू करेगी, जब देश में रिसेशन हो, जब देश में मंदी हो, रिसेशन हो, उस टाइम सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। उस टाइम सरकार क्या करेगी, टैक्स के रेट को कम करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, ठीक है ना, और भी बहुत तमाम ऐसे कारण जिसके चलते सरकार ये सारा काम करेगी। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का यानी जो संकुचन राजकोषीय नीति है उसका प्रयोग जब देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो उस टाइम सरकार क्या करेगी, टैक्स के रेट को बढ़ाएगी ताकि लोगों के पास पैसे कम बचे। जब पैसा कम बचेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो कीमत कम बढ़ेगी किसी भी वस्तुतः सेवाओं का। कोई दिक्कत? और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का सिंपल मतलब ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा हो, ठीक है, उस स्थिति में सरकार न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी लागू करती है। और जनरली न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी का ही प्रयोग किया जाता है जब देश में ना महंगाई ज़्यादा हो और देश रिसेशन के दौर से गुजर रहा हो, यानी मंदी के दौर से गुजर रहा हो। अगर ऐसा दोनों में नहीं हो रहा है
तो हमेशा न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, जो एकदम सामान्य रूप से चलता है सारा चीज़। कोई डाउट किसी को समझने में? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँ, कि राजकोषीय नीति को अगर एक बार परिभाषित किया जाए तो हम लोग यहाँ हम नहीं छटेगा। उसे देखता हूँ मैं, अगर हुआ आप ही समझेंगे। क्योंकि अब मैं नहीं जानता हूँ। चलिए फिजिकल पॉलिसी में लिखेंगे एक लाइन। फिजिकल पॉलिसी में सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। सरकार की आय तथा व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। पॉलिसी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। देखिए ये मैं बहुत ही एकदम आम शब्द में बताया हूँ चीज़ों को कि राजकोषीय नीति होती क्या है, कि जो सरकार के पास जो आय आएंगे, सरकार के पास जो आय के स्रोत हैं, और सरकार जो पैसा आएगा उसको सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसी से संबंधित नीति एक बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? तो एकदम सिंपल भाषा है। अब आय का स्रोत सरकार के पास सबसे ज़्यादा क्या है? तो टैक्स है। सरकार के पास अगर 10 रुपये आय के रूप में आ रहा है तो लगभग 9 रुपये सरकार को टैक्स के रूप में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो 1 पैसा 1 रुपया बच गया उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, उधार, बाकी सारा चीज़ इसी के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर किसी देश का कैपिटल रिसिप्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि देश पे खतरा है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट किसी भी देश में 2 ही कंडीशन में बढ़ेगा। या तो हम लोग कहीं से उधार लेंगे पैसे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले, किसी देश से ले, या अपने संपत्ति को सरकार बेचकर पैसा लाएगी, तो खतरा है ना देश में। लेकिन अगर सरकार का रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़ रहा है, सरकार का रिवेन्यू रिसिप्ट बढ़ रहा है, राजस्व प्राप्ति बढ़ रही है, इसका मतलब कि मामला सही चल रहा है देश में, यानी टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ रही है, सरकार, लोग लगातार टैक्स पे कर रहे हैं, है कि नहीं। दूसरा बात ये हो गया, टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। ठीक है ना, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं, जैसे कोई हम लोग फॉर्म डालेंगे, कोई पेनाल्टी भर दिए, ये सारी चीज़ें जो पैसे आते हैं सरकार के पास वो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। लेकिन कुछ पैसे और भी हैं। हम लोग जिसको पैसा किसी देश को उधार दिए, तो जब हम लोग पैसा किसी देश को उधार देंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को उधार देंगे तो उसके बदले में हम लोग को ब्याज मिलेगा। तो जो पैसा हम लोग को ब्याज के रूप में मिलेगा वो नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं पैसा। कोई दिक्कत समझने में? उसी में एक पॉइंट और लिखेंगे फिजिकल पॉलिसी में ही, सरकार आय बढ़ाने के उद्देश्य से लाइफ में एक मेरे पास एक घर पे चला गया मेरा इनकम टैक्स वाला, अरे वो
और घर वाले गार्जियन को थोड़ा ना पता है सब। पापा का सुबह सुबह फ़ोन आया, सुबह सुबह कौन पहुंचाता है ले जाकर पोस्ट ऑफिस में, घर के बगल में पहुंचा दिया ले जाकर, आया सुमित कुमार तिवारी देखिए इनकम टैक्स से। सुबह सुबह मेरे पापा फ़ोन कर दिए कि देखो ही क्या आ गया इधर। मैं बोला कि फ़ोटो खिंचवा के भेजिए, मुझे कैसे पता चलेगा क्या है वो। आया तो हम बोला अरे वो इनकम टैक्स आया है, वो मैं भरा नहीं था टैक्स ना, तो वहीं आया है पेनाल्टी के तौर पे 1000 रुपया, 1000 रुपया आया है। हम लोग 1000 रुपये क्यों बेचा है? बोला कि नहीं 1000 रुपये की बात नहीं है, बात है आया कैसे है कि लोग क्या सोचेगा। भाई तो अच्छी बात है, लोग सोचेगा क्या? अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ सरकार को तो अच्छी बात है ना, ये इतना और अच्छी। हम लोग और लगा लोगों को बताइए कि मेरा बेटा टैक्स पे कर रहा है। बोला कि नहीं ये नहीं समझ, गाँव में लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे पैसा फ्रॉडबाजी कर रहा है। मैं समझ गया कि आप लोग समझा पाना, उससे बढ़िया मैं यहाँ से पटना से पैदल घर चला जाऊँ। बोला ठीक है रख दीजिए उसको, इसके बाद कोई पोस्ट ऑफिस आपके पास नहीं जाएगा, उसको फाड़ कर फेंक दीजिए आप, समझिए कि वैसे ही आया था। बोले नहीं इसको रखूँगा, अगर फिर कुछ होगा तो बताऊँगा तुमको 1000 रुपया आया पेनाल्टी के तौर पर। मैंने ITR फाइल नहीं करवाया था, फाइल करवा दिया था। वो जो पेमेंट होता है ना प्रत्येक 2 साल में वो जाता है, प्रत्येक 2 साल। और जो मेरा CA है, CA भी एक है अपना, मतलब अपना नहीं है, मतलब इसको रखा गया वो पूरा देख रहे वहीं करता है। तो मैं फ़ोन किया अरे भाई क्या करवा रहे हो? तो बोला कि अरे सर वो गलती से चला गया, हमने जब पैसा तुमको बोला गया है कि पैसा अगर मेरे पास नहीं है तुम करवा दो, पैसा हिसाब होगा लास्ट में होता है। बोले कि अरे सर गलती से चला गया, उसमें एड्रेस कुछ और डाल दिया है, एड्रेस कुछ और है, पहुंच गया है मेरे एड्रेस से, पता ही नहीं चला कैसे। एड्रेस है दूसरे पोस्ट ऑफिस का, क्या पता कैसे मेरे पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया। उसमें मैं एड्रेस पढ़ा हूँ तो मेरे एड्रेस तो है ही नहीं। तो मैंने फ़ोन किया, जो बोला कि नहीं सर वो जहाँ गया था ना वहाँ पे बोला कि मेरे यहाँ तो तिवारी कोई है ही नहीं, आप ही के पोस्ट ऑफिस का है लग रहा है। मतलब क्लियर वो सब भी नहीं है कि किसका है कहाँ का है, बस नाम पढ़ा है सुमित कुमार। हमने पहुँच तो गया ही जहाँ पहुँचना था, डेस्टिनेशन बेस्ट टैक्स वहीं है, पहुँच गया गंतव्य स्थान पर अपने। लो अब दो KYC समझ नहीं हो जाता है कभी कभी। आलसी भी तो आदमी है, ये भी तो देखना है। कौन दे 1000 रुपये में मटन खा लेंगे तब तक कुछ। अरे भाई जरूर खिलाऊंगा, जिंदा रहा अगर मैं तो इस साल में खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, मरने के बाद कोई ठीक नहीं है, जिंदा रहा तो खिलाऊंगा। लिखेंगे क्या बोला हूँ मैं? हाँ, सरकार आय बढ़ाने के उद्देश्य से तथा व्यय प्रबंधित करने के उद्देश्य से व्यय को प्रबंधित मैनेजमेंट, हाँ, व्यय को प्रबंधित करने के उद्देश्य से जो नीति बनाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं, उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या इस बात को समझ पाए कि राजकोषीय नीति होती क्या है? ठीक है, अब देखिए चीज़ों को थोड़ा समझना है कि राजकोषीय नीति। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को और समझिएगा। 2 बात, एक होता है फिजिकल स्टिमुलस, थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है, और दूसरा होता है फिजिकल कंसोलिडेशन। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल स्टिमुलस और फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब, फिजिकल स्टिमुलस का सिंपल मतलब ये होता है कि जब सरकार देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, टैक्स के रेट को कम करेगी, यानी कहने का मतलब है कि जब देश रिसेशन के दौर से गुजर रहा हो, जब देश रिसेशन के दौर से गुजर रहा हो, फिर सरकार फिजिकल स्टिमुलस को लागू करती है, लाती है। इसमें क्या करेगी सरकार? टैक्स के रेट को कम करेगी। टैक्स का रेट कम करने का मतलब है कि लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। जब सरकार लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे तो लोग अपने मांग को बढ़ाएगा, और जब लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे तो कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। और इसका उल्टा है फिजिकल, यानी कंसोलिडेट करना, चीज़ों को एकदम रोकना। इसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? टैक्स के रेट को बढ़ाएगी। देखिए चीज़ों को समझना है, इसमें अगर सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और यहाँ पे सरकार अगर पैसे को ज़्यादा रोकेगी तो रिसेशन चला जाएगा। तो दोनों को बैलेंस करके रखना है
कि देश में ना रिसेशन हो और ना देश में इन्फ्लेशन हो, दोनों को बैलेंस करके रखने के लिए ही यह नीति को लाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। तमाम ऐसे उपकरण है, कोई दिक्कत समझने में? उसी में आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राजकोषीय नीति के उद्देश्य। राजकोषीय नीति के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी। क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी किसके? प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज के, यानी वस्तु तथा सेवाओं के प्राइस स्टेबल करना है। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी रोजगार का सृजन करना। ठीक है, रोजगार का सृजन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे लिखेंगे, 3 के अलावा एक और 4 पॉइंट लिखेंगे। आय एवं संपत्ति, आय एवं संपत्ति, इनकम एंड एसेट के बारे में बात कर रहा है। आय एवं संपत्ति में अत्यधिक असमानता को कम करना, यानी असमानता को कम करना है, इनइक्वालिटीज को कम करना है। ठीक है, आय तथा संपत्ति में असमानता, इनइक्वालिटीज को कम करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अर्थव्यवस्था की विकास दर को, अर्थव्यवस्था के विकास दर को बनाए रखना है, विकास दर को बनाए रखना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना एवं उसको निरंतर बनाए रखना है। यानी सिंपल समझ लीजिए, आर्थिक स्थिरता को रखना है, यानी मतलब क्या हो गया, फ्लक्चुएट न करे इकोनॉमी, एकदम इकोनॉमी स्टेबल रहे। ठीक है ना, इकोनॉमी स्टेबल रहे, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, निजी क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को स्वस्थ विकास प्रदान, निजी क्षेत्र को स्वस्थ विकास प्रदान करने के लिए, स्वस्थ विकास प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन, यानी सिंपल बातें है कि प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज करवाना, डेवलप करवाना है, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप, ग्रोथ करवाना है, प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करवाना है। ये सारे के सारे इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। कोई दिक्कत इसके? सारे के सारे इसके उद्देश्य। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति के प्रकार। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? चीजें नहीं समझ में पूछना है, तो एकदम आराम से बता रहा हूँ चीजों को। लेकिन एक बात और यहाँ पर समझ लीजिएगा, अगर कोई यहाँ पर पूछ दे सिंपल कि जो फिजिकल पॉलिसी है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो यहाँ पे समझेंगे। पहली बात यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे कि जो फिजिकल पॉलिसी है वो सरकार के आय तथा व्यय, सरकार के आय तथा व्यय से संबंधित है, सरकार के आय तथा व्यय से संबंधित होती है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर पूछेगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो जो फिजिकल पॉलिसी है वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। तो लिखेंगे मंत्रालय में फाइनेंस मिनिस्ट्री, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मंत्रालय पूछेगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे समझेंगे सरकार के आय एवं व्यय, सरकार के आय एवं व्यय
ये है वर्तमान वर्ष के, वर्तमान वर्ष, और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सरकार के आय एवं व्यय, सरकार के आय एवं व्यय, ये है आगामी वर्ष के, आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्ष। तो जो आगामी वर्ष है इसको हम लोग बोलते हैं अनुमानतः, यानी अनुमान पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। आगामी वर्ष या अनुमानित आय तथा व्यय, अनुमानित आय तथा व्यय, इस दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं बजट। यही तो होता है बजट में कि वर्तमान वर्ष में पिछले वर्ष का सरकार इस बार अपने पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, मतलब कहाँ कहाँ की है, क्या उसका पूरा ब्यौरा रखना है, और जो इस बार बजट पेश किया गया वो अगले साल सरकार अपने पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी वर्तमान मतलब आने वाले वर्षों में, उस दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। लेकिन कहीं इसका अगर पूछेगा किस आर्टिकल्स में वर्णन है तो 112 में, लेकिन 112 में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया अनुच्छेद 112 में। तो यहाँ पर मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि जो फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है, या किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। सरकार के जो आय एवं व्यय हैं जो वर्तमान वर्ष के हैं, सरकार के आय व्यय जो आने वाले हैं, जो जिसको हम लोग अनुमानित बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप से बजट बोलते हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। लेकिन कहीं पर भी हम लोग के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बजट के जगह पर वहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति के प्रकार। लिख लिए सब? हो गया सबका? हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो 3 फिजिकल पॉलिसी है। पहला है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, ये समझ जाएंगे ना एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। उसके बाद है न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, और तीसरा है कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। हिंदी लिख लेंगे, विस्तारवादी राजकोषीय नीति, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तारवादी, विस्तारवादी। न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं तटस्थ, और कॉन्ट्राडिक्शनरी को हम लोग बोलते हैं संकुचन, संकुचन। अब समझेंगे यहाँ पे चीजों को। ठीक है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति में होता क्या है, यानी कहने का सिंपल मतलब ये है कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग सरकार कब करेगी, जब चीजों को, उसमें ज्यादा चीजें फैली हुई है। कोई दिक्कत? जब विस्तारवादी का मतलब यह है कि सरकार इसका प्रयोग तब करेगी कि जब मामला संकुचित हो, उस टाइम उसको फैलाने के लिए सरकार प्रयोग करेगी विस्तारवादी का। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पूछे कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति सरकार कब लागू करेगी, तो जब देश में मंदी हो, रिसेशन के दौर से बाहर देश गुजर रहा हो। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका प्रयोग कब करेगी सरकार, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ रिसेशन, रिसेशन जिसको हम बोलते हैं मंदी, एट द टाइम ऑफ रिसेशन, यानी रिसेशन के टाइम या मंदी के टाइम में सरकार इसका विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करेगी। अच्छा, इसमें सरकार क्या क्या करेगी
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो रिसेशन के दौर में सरकार क्या क्या कर सकती है? तो पहली तो यहाँ कि सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, यानी सार्वजनिक व्यय को सरकार क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को सरकार बढ़ाएगी, यहाँ पर बढ़ाएगी ना। दूसरा बातें हैं कि सरकार अपने टैक्स के रेट को, टैक्स रेट क्या करेगी? कम करेगी। हो सकता है कि सरकार यहाँ पर सब्सिडी भी प्रोवाइड करे लोगों को, ठीक है ना। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति के टाइम में सरकार क्या करेगी? टैक्स के रेट को कम करेगी। टैक्स के रेट को कम करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए और सरकार 10 रुपया में 1 रुपया टैक्स ले रही है हम लोग के पास, तो 9 रुपया बचता था, अब सरकार 10 रुपया में 20 पैसा टैक्स लेगी, तो हम लोग के पास 9 रुपया 80 पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो ज़्यादा पैसे बचेंगे तो क्या होगा? हम लोग चीज़ों का डिमांड करेंगे। जब हम लोग चीज़ों का डिमांड करेंगे तो उस वस्तु का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ करेगा, देश भी ग्रोथ करेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या होगा? देश मंदी के दौर से बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अब बोल रहा है कि मान सरकार इतना ना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, सरकार इतना ना टैक्स के रेट को कम कर दिया कि भारत जो है या देश, कोई भी देश मंदी के दौर से निकलकर जाकर महंगाई में फंस गया। तो सरकार इसको संकुचन राजकोषीय नीति का सरकार यहाँ पर प्रयोग करेगी। और यहाँ पर सरकार क्या करेगी? यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, यानी यह इन्फ्लेशन के टाइम में, यानी मुद्रास्फीति के टाइम में इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसमें सरकार क्या करेगी? अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को, अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करेगी? बढ़ाएगी, कम करेगी? यहाँ पर कम करेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर को सरकार क्या करेगी? कम करेगी। टैक्स रेट को बढ़ाएगी। हो सकता है कि सरकार यहाँ पे कुछ नए प्रकार के टैक्सों को लागू कर दे, ये भी हो सकता है। तो न्यू टैक्सेस इम्पोज्ड, नए टैक्सों को लागू कर सकती है सरकार। तो तमाम चीजें ऐसे हैं जिसके चलते या संकुचन राजकोषीय नीति फिर से कंट्रोल होगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जब अर्थव्यवस्था, जब इकोनॉमी में सब कुछ समान हो, ऐसे लिखा था समान या सामान्य, समान हो, तब सरकार इसका प्रयोग करेगी, न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी का प्रयोग करेगी। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रही है चीजें? आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोगों को आ रही है ना? ठीक चल रहा है? दिक्कत है ना, डर लगता है, अगर नहीं होगा तो फिर क्या है कि ना? हाँ, फॉर्म का डेट भी 28 से भरा रहा है फॉर्म। 28 से? आज ही से क्या? तो 28 है ना? अच्छा, ये बहुत दिन है, 4 दिन बाद। मतलब एग्जाम नहीं लेगा क्या नवंबर में 17 को? टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी है ना? जब भी सीटें ज़्यादा आई हैं, इस बार बहुत सारे लोगों के साथ देखिएगा आएगा दिक्कत।
एक्साइटमेंट में ना दिक्कत हो जाएगी, तो रहेगा रोहतास से पहुँच जाएंगे लोग भभुआ, है कि नहीं। इस बार निकाल दे, एसडीएम बनना है। 3 ही सीट है, तो आप लोग क्यों भर रहे हैं तब, क्यों आकर मारा मारी करवाना आप लोगों को। भीड़ मत बढ़ाइए यार, हम लोग जैसे आदमी के बारे में सोचिए, हम लोग मरने के किनारे हैं। इस बार मारा मारी 2 टाइप के लोगों से है। एक तो है जो यूपीएससी का मेंस दे रहा है, जैसे मेंस देकर निकले एकदम वो सब पगला कर लगेगा इस पे, क्योंकि उसका पूरा रेडी है, पीटी मेंस सारा, बस उसको बिहार हॉस्पिटल पढ़ना है, करेंट पढ़ना होगा। और दूसरा जो पहले से सेलेक्टेड बंदे हैं वो सब फिर से, जिसका रैंक नीचे है वो फिर एसडीएम दिख रहा है 200, तो एसडीएम के लिए मारामारी करेगा, डीएसपी के लिए मारामारी करेगा, तो वहीं पे मारामारी ज़्यादा वहीं से होगा। यूपी पीसीएस, अच्छा यूपी पीसीएस भी नवंबर में एग्जाम हो रहा है, शायद अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, तो गलती से अगर इससे पहले हो गया वहाँ पर एग्जाम, पूरा उधर से इधर आएगा सब। झारखंड भी फ्री है इस बार, अभी कोई एग्जाम नहीं, उधर से फिर इधर आएगा। एमपी वाले भी आजकल आ रहे हैं बिहार में, जम्मू कश्मीर जब लोग आ जा रहे हैं टीचर बनने बिहार में, तो पीसीएस का एग्जाम है कि नहीं। आएगा नहीं, लोग आ रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद, लोग एसडीएम डीएसपी बन रहे हैं बिहार में, सीटीओ पीटीओ सारा बन रहे हैं उन लोग। तो मारा मारी नए लोगों से डर नहीं है, डर है जो पहले से यूपी पीसीएस वाले हैं, यूपीएससी वाले हैं, जो सिलेक्टेड बंदे हैं इस बार, जो जितने लोग सिलेक्टेड हैं अपना रैंक सुधारने के चक्कर में फिर लगेंगे अच्छे से, दिक्कत वहाँ पर है। बाकी देखते हैं, हो गया अपना चल ही रहा है इधर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए बजट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यानी जो चीज़ें राजकोषीय नीति है सारे को हम लोग कंबाइन रूप से बजट के रूप में देख सकते हैं। और बजट में 2 चीज़ों का वर्णन किया गया है, एक तो है प्राप्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसिप्ट, जिसको बोलते हैं प्राप्ति, हिंदी में प्राप्ति, और दूसरा है एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं हम लोग व्यय, ठीक है, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे समझेंगे, जो प्राप्ति है ये भी 2 तरीके से है, 2 प्रकार के, एक है रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्ति, और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट, यानी पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व व्यय, और दूसरा हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय। अब हम लोग इसी के बारे में सारा चीज़ अच्छे से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी जल्दी। हो गया, सबका।
अरे सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग करके एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिसिप्ट के बारे में, ठीक है ना। रिसिप्ट, इसमें पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर बात देखेंगे कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसको भी हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। एक है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, पूरा लिख दे रहे हैं, टैक्स, यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति, ठीक है ना। कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व प्राप्ति और गैर कर राजस्व प्राप्ति, गैर कर राजस्व प्राप्ति, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा अच्छे से। रेवेन्यू रिसिप्ट को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक को मैंने बोला है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे को मैंने बोला है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है इसमें सरकार के वैसे रिसिप्ट के बारे में बात की जा रही है, सरकार के वैसे आय के बारे में बात की जा रही है जो सरकार को केवल टैक्स से पैसे प्राप्त होते हैं। तो टैक्स भी दो प्रकार के, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त पैसे, और इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त पैसे। अब इनडायरेक्ट की जगह पर हम जीएसटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लिख दिया है। तो जितने भी सरकार को पैसे टैक्स से प्राप्त होंगे यानी कर से प्राप्त होंगे उस सारे को हम बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई दिक्कत? अब आपको देखिए, अब यहाँ पर सवाल पूछेगा कैसे, क्वेश्चन यहाँ पर है। सवाल हो सकता है कि यहाँ पर ये पूछ दे कि यहाँ पर टैक्स नॉन टैक्स न देकर टैक्स का नाम कोई दे दे कि कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, ठीक है ना। ये पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसको किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, तो वहाँ पर आपको देखना होगा और अच्छे से दिमाग लगा कर आंसर लगाना होगा, ठीक है। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसे हैं जो सरकार को हम लोग पेनाल्टी के रूप में लेते हैं, हम लोग जो टिकट कटवाते हैं ट्रेन में उसका पैसा, ठीक है, कोई हम लोग फी भरते हैं, कोई फाइन दे रहे हैं, इस सारे के सारे जो पैसे हैं वो सारे के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक टैक्स का पैसा आता है वो है ब्याज का पैसा। इसका मतलब समझ रहे हैं ब्याज का पैसे का मतलब? हाँ, जो हम लोग किसी अन्य आदमी को लोन दिए हैं, जो हम लोग अन्य आदमी को लोन दिए हैं और उसके बदले में जो हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, उसके पैसे। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, अगर कोई पूछे कि सरकार को लाभ हो रहा है, उसको किस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे? टैक्स के अलावा जितना भी पैसा मिलेगा सरकार को सारे के सारे हम रखेंगे नॉन टैक्स में, ठीक है ना। जैसे इसमें और क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जैसे लाभ हो गया, लाभांश हो गया। लाभांश समझ रहे हैं ना क्या होता है? डिविडेंड जिसको बोलते हैं। होता क्या है डिविडेंड? वैसे जैसे मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में अपना पैसा लगाया हूँ, शेयर 20% मेरा शेयर है किसी कंपनी में, तो कंपनी को जो प्रॉफिट होगी 20% वो तो मेरा प्रॉफिट है, लाभ है वो।
उसके बाद ओवरऑल जो कंपनी को प्रॉफिट होगी, जैसे मान लीजिए मेरा 20 रुपया मिल गया अपना प्रॉफिट, उसके अलावा सारा लोग देने के बाद कंपनी का जो ऑनर है उसको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उस 1000 करोड़ में से अगर जितने लोगों को बटेगा, मान लीजिए मुझे 100 रुपये मिला, किसी को 50 रुपया, किसी को 20 रुपये, जितना भी मिला वही लाभांश कहलाता है। यानी प्रॉफिट में से फिर प्रॉफिट का मिलना, बटना, वही लाभांश है। यहाँ पे जो पैसे लाभ से आएंगे, जो पैसे लाभांश से आएंगे, वो सारे के सारे यानी प्रॉफिट और डिविडेंड सारे के सारे पैसे नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में जाएंगे। कोई दिक्कत? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट में जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में कैसे पैसे आएंगे? पहला पैसा तो ये आएगा बोरोइंग। अगर कहीं से हम लोग बोरो कर रहे हैं पैसे को, यानी उधार ले रहे हैं, या हम लोग किसी अन्य देशों से लोन ले रहे हैं, वो पैसे, या सरकार किसी कंपनी में इन्वेस्ट की थी और अभी वो डिसइन्वेस्ट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विनिवेश। तो अगर वो पैसे विनिवेश के तरीके से आ रहे हैं वो पैसे, या सरकार अपने किसी संपत्ति को सेल कर रही है, संपत्ति को बेचने से प्राप्त पैसे, बेचने से प्राप्त पैसे, वो सारे के सारे वैसे पैसे हैं जो सरकार को कैपिटल रिसिप्ट में जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो पैसे हैं, अगर किसी देश का कैपिटल रिसिप्ट लगातार बढ़ रहा है तो वो देश के लिए खतरा है। अगर किसी देश का कैपिटल रिसिप्ट लगातार बढ़ रहा है तो समझिए कि वो देश के लिए क्या है? खतरा है। क्योंकि भाई इसमें कोई भी पैसा सही तरीके से तो नहीं आ रहा है। भाई उधार ले रहे हैं हम लोग, संपत्ति को बेच रहे हैं, सरकार अपने शेयर को निकाल रही है कहीं से, जो सरकार पहले शेयर लगाई थी। तो वैसे पैसे हैं जो सरकार के प्रॉफिट नहीं दे रही है, सरकार के ऊपर एक लायबिलिटीज क्रिएट कर रही है। तो जो पैसा सरकार के ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करेगी, यानी क्या बोलते हैं, देयता क्रिएट करेगी, उस सारे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और वैसे पैसे जो सरकार के ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट नहीं करती है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। कोई दिक्कत? तो इतना सा चीजें समझ में आ जाएगा कि इसको मैं लिखवा दूँ 2 लाइन में, इससे हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर यानी खर्च, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके का होगा, 2 प्रकार के। कौन कौन? एक को हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे राजस्व व्यय, राजस्व व्यय। और दूसरा है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। अभी है क्या समझिएगा, जो सरकार के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, ये सरकार के वैसे खर्च हैं जो एकदम बेकार के खर्च हैं सरकार के, यानी इससे सरकार को भविष्य में इससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रही है। तो जैसे सरकार और किसी को सैलरी दे रही है, हम लोग जैसे जो हम लोग बेचैन हैं नौकरी करने के लिए, वेस्ट ऑफ मनी ही है वो सरकार के नज़र में, यानी इसके अनुसार। तो अगर किसी को सरकार सैलरी दे रही है, सरकार किसी को वेतन दे रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार किसी का लोन माफ़ कर रही है, सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है, जो लोन ली है उसके बदले में ब्याज देगी ना, तो लोन का पेमेंट कर रही है,
ये सारे के सारे सरकार के जो है वह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं और यह एकदम वेस्ट ऑफ मनी है सरकार के लिए, जिससे सरकार को भविष्य में चलकर किसी प्रकार के एसेट का क्रिएशन नहीं होगा। इससे कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सरकार को हम लोग यहाँ पर सरकार सैलरी दे रही है, सरकार अगर किसी को पेंशन दे रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार लोन माफ कर रही है, ठीक है, सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है यानी ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान, ये सारे के सारे सरकार के वैसे पैसे हैं जो एकदम वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन ये सरकार तो फिर अगर इतना दिक्कत है सरकार को, तो फिर सरकार लोन माफ क्यों कर रही है? सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है? कोई वेलफेयर नहीं है। इलेक्शन में तो कोई चीज़ होती है, वोट भी तो कोई चीज़ होती है। ये जो आ रहा है अभी 2000 की लग रहा है, हम लोग वेलफेयर के लिए आ रहा है। इलेक्शन है मई जून में, ठीक है ना। अनुच्छेद बोल रहा हूँ, इलेक्शन है मई जून में, जुलाई तक होगा। सारा गेम है। 2145 के पीछे दरोगा लगा हुआ है, दरोगा वैकेंसी आ रही है 2145। बिहार सीजीएल भी आएगा, इस बार सारा चीज़ आएगा इधर अभी। और सारे एग्ज़ाम मैं फिर बता रहा हूँ, सारा का सारा एग्ज़ाम यही दिसंबर के आसपास में सारा एग्ज़ाम होगा, जनवरी, ताकि लोग डाइवर्ट हों। मानिए जिसका हाइट है और जिसको लग रहा है कि भाई बीपीएससी में पीटी पास करके क्या करूँगा, दरोगा दे लेता हूँ, मेरा फिजिकल भी तगड़ा है, तो उधर छोड़ के इधर भागेंगे, ना उधर होगा ना इधर होगा। मानिए किसी का मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो भागेंगे सीजीएल की तरफ, बिहार सीजीएल, क्या चलो उसमें एक ही एग्ज़ाम है, उसमें निकाल कर तुरंत जॉब ले लो, अगले साल शादी भी हो जाएगी। उधर लोग भागेंगे। जो बर बाकी रहेंगे कुछ और आ जाएगा उसी में, बीच में कहीं बिहार पुलिस भी आ गया उसी में, बेल्ट्रॉन भी है अभी। हाँ देखिए, बिहार के लिए बेल्ट्रॉन भी है। तो सारा का सारा एग्ज़ाम इसी के आसपास में होगा, दिसंबर जनवरी, लेटेस्ट जनवरी तक सारा एग्ज़ाम होगा। और अभी लाइब्रेरियन के आएगा, सारा इस बार आएगा। अभी तो टीचर बाकी ही है, कम से कम 1.5 लाख टीचर इस बार आ रहा है 4th में, उसका भी एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगा। समझ में आ रहा है ना। तो नौकरी बहुत है, सारा करवा रहा है इलेक्शन, सारा करवा रहा है इलेक्शन। अगर आज इलेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, मान लीजिए अगर हो जाए कि भाई अगले 50 साल तक कोई इलेक्शन नहीं होगा, जो राज्य में जो जहाँ पे जो सरकारें हैं वही कंटिन्यू सर्व करेगी 50 साल तक, बस आदमी चेंज होगा, मरेंगे तो दूसरा कोई बनेगा। उसके बाद देखिए आप सारा वैकेंसी अभी सारा कैंसल, अब कुछ नहीं, मरो भाई तुम लोग अब। नहीं 2 साल पर इलेक्शन नहीं होगा, 2 साल में जब इलेक्शन होगा वेस्ट ऑफ मनी है, टैक्स बढ़ेगा, फिर हम लगेंगे चिल्लाने की महंगाई बढ़ रही है। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो है, अगर ये लागू हो गया, सही हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इसे जो क्षेत्रीय पार्टी बर्बाद हो जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टी बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, आरजेडी, मान लीजिए जेडीयू, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, टीडीपी, सारे के सारे, पब्लिक तो ऐसे ही बर्बाद ही है। तो हम लोग अब सहने का क्षमता हम लोग में आ गया है, हम लोग अब तब के लोहा बन चुके हैं। अब हम लोग पे एक आध चोट गिरेगा तो हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, रोक लेंगे हम लोग। तो दिक्कत है रीजनल पार्टियां की, क्योंकि उसके बाद 2 ही पार्टी रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी। या तो बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी, माने जो भी सरकार बनाएगा 5 साल में, इसीलिए कि अभी थोड़ा
टाइम लगना चाहिए भारत में, अभी भारत उस लायक अभी रेडी नहीं हो पाया है चीज़ों में। बाकी सरकार है, सरकार जो भी चाहे कर सकती है, जो भी भाई है, लेकिन भाई तो है, दिमाग तो है उसके पास, बहुत पहुंचा हुआ प्लेयर है वो। देखिए जानते हैं जो लोग यहाँ से उठेंगे ना, उसको सारा चीज़ का मालूम है, आटा का भाव पता है उसको, लेकिन जो यहाँ से उठेंगे ना उनको पता नहीं है। बाबा के साथ यही दिक्कत है, राहुल बाबा के साथ अपने, उन्होंने गरीबी देखा नहीं है, वो अब गरीबी देखने का माहौल बना रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं है रियलिटी में, दिक्कत यही है। मोदी है गरीबी सच में देखा है। देखिए अब चाय बेचा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को, लेकिन वो बंदा आम आदमी जैसा ही है, वो वहाँ से पहुँचा है वो, तो उसको सारा चीज़ का आइडिया है, उसको कब रोना है, किसके सामने रोना है, कितना रोना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, जहाँ भी जाता है अपने कनेक्ट करवा देता है वहाँ से। बाबा से नहीं हो पाता इनसे, भाई कहाँ से हो गई, तो खाया सोना के थाली में खाना, सारा चीज़ को विरासत में मिला है। जो समय ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अब समय चेंज हो गया कि अब राजा का बेटा अभी भी वही है, कुछ क्षेत्र में अभी भी है और रहेगा भी, बस एक ही क्षेत्र में राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, यही सरकारी नौकरी जनरली। उसके बाद पार्टियां देख लीजिए, बिजनेसमैन देख लीजिए, डॉक्टर देख लीजिए, कर रही है तुरंत में। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है किसी को, तो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। इस पूंजी बाजार के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को ये समझना है कि भाई मार्केट कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मार्केट के बारे में पहले, मार्केट के बारे में। तो मार्केट दो प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट, और दूसरा है यही कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जिसको हम बोलते हैं पूंजी बाजार। ठीक है, मनी मार्केट क्या है, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझिएगा। मुद्रा बाजार का मतलब क्या हुआ कि जो मनी मार्केट है, ये जो मनी मार्केट है इसमें जो पैसों का लेन देन किया जाता है मनी मार्केट में, इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो मिनिमम एक दिन के लिए होता है। यानी एक तो पहले इसको समझेंगे क्या, यह अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म अल्पकालिक बाजार होती है, यह अल्पकालिक बाजार होती है, यह अल्पकालिक बाजार होती है। ठीक है, इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो मिनिमम एक दिन के लिए होता है, एक दिन के लिए होता है, और मैक्सिमम 364 या 365 दिन कहीं कहीं देता है, तो याद रखेंगे 65 दिन के लिए होता है।
कोई दिक्कत? तो यह पहले तो याद रखना है कि मनी मार्केट जो होता है वह एक प्रकार से अल्पकालिक बाजार होता है। इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो मिनिमम 1 दिन के लिए और मैक्सिमम 365 दिन के लिए। दूसरा बात कि जो मनी मार्केट में केवल बड़े निवेशक ही भाग लेते हैं, बड़े निवेशक ही भाग लेते हैं। कोई दिक्कत? जैसे बहुत बड़े बड़े बैंकर्स, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। कैपिटल मार्केट या दीर्घकालिक बाजार होती है, लॉन्ग टर्म मार्केट होती है, यह दीर्घकालिक बाजार होती है, यह दीर्घकालिक बाजार होती है। इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वो मिनिमम 365 दिन और मैक्सिमम कितना भी दिन जा सकता है। इसमें बड़े निवेशक के साथ आम आदमी भी भाग लेते हैं, आम आदमी भी भाग लेते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ में आ गया। इस समझ में आ रहा है कि भाग लेने का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ, यानी कहने का सिंपल मतलब ये बोल रहा है कि जो मनी मार्केट है, जो मुद्रा बाजार है, उसमें जो पैसों किसी चीज़ का अगर लेन देन होगा, पैसों का लेन देन होगा, बिजनेस होगा, तो मिनिमम 1 दिन भी कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 साल तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 1 साल में फिर अपने पैसे को फिर रिन्यू करना होगा चीज़ों को। कैपिटल मार्केट में बोल रहा है कि भाई आप मार्केट में पैसा अगर लगाएंगे तो मिनिमम आपको लगाना होगा 365 दिन के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा मैक्सिमम जितना दिन मन करता है लगा सकते हैं आप। जैसे म्यूचुअल फंड है, जो SIP है, सारा का सारा की बात कर रहा है। कोई दिक्कत समझने में? दूसरा बात यहाँ पे बोल रहा है कि मनी मार्केट में अब 1 साल के लिए लेन देन कोई करेगा तो आम आदमी तो नहीं कर सकता है। कोई बड़े बड़े बैंकर्स ही कर सकता है, कोई बड़े बड़े बैंक भाग ले सकते हैं, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन भाग ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में बोल रहा है कि भाई आप इस कैपिटल मार्केट में बड़े निवेशक तो भाग लेंगे ही लेंगे, आम आदमी के लिए भी मौका दिया गया कि भाई आम आदमी भी इसमें भाग ले सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, पैसे को जमा कर सकता है, निकाल सकता है। कोई दिक्कत समझने में? हाँ बता रहा हूँ, अभी इतना समझ में आ गया ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब उसी वहीं चल रहा है कंटिन्यू। जैसे मान लीजिए कि इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो इसका एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल। अब यहाँ से 2 सवाल पूछेगा ट्रेजरी बिल से कि भाई ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी की जाती है। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ट्रेजरी बिल जारी की जाती है RBI के द्वारा। इसमें जो पैसों का लेन देन होता है वह कितने दिन के लिए होगा? तो इसमें जो लेन देन होगा वो मिनिमम 91 डेज या हो सकता है 182 डेज या हो सकता है 364 डेज। कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछ दिया सिंपल कि भाई ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी की जाती है तो क्या बोलेंगे हम लोग? RBI के द्वारा इसे जारी की जाती है।
दूसरा बात याद रखना है कि ट्रेजरी बिल क्या है, तो एक प्रकार से ऋण पत्र होता है। यह एक प्रकार से एक दस्तावेज है जिसके आधार पर मार्केट से पैसे को आरबीआई उठाती है और उसे अपना बिजनेस व्यापार करना होगा करती है। लेकिन इस सारा चीज़ का प्रयोग सरकार आरबीआई तभी करेगी जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होगी या इन्फ्लेशन मार्केट में ज़्यादा बढ़ गया, फिर इन्फ्लेशन आएगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन मार्केट में ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, ट्रेजरी बिल जारी करेगी, मार्केट से पूरे पैसे को सक करेगी यानी खींचेगी अपने पास। जब फिर इकोनॉमी एकदम सामान्य स्थिति में हो जाएगी फिर से पैसे को वापस छोड़ेगी। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है कैपिटल मार्केट का वो है बॉन्ड, वो है डिवेंचर। बॉन्ड डिवेंचर ये भी दोनों ही एक प्रकार से दोनों ही ऋण पत्र हैं। दोनों पे इंटरेस्ट अलग अलग मिलती है, किसी पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगी, किसी पे इंटरेस्ट कम मिलती है। यानी जैसे देखा जाए तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट कम मिलेगा और डिवेंचर पे जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी, ये दोनों तीनों ये है, तीनों के तीनों एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सरकारी प्रतिभूति है। लेकिन ट्रेजरी बिल स्पेशली जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा, लेकिन बॉन्ड और डिवेंचर है यह जारी की जाती है सरकार के द्वारा, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व करेगी आरबीआई ही। कोई दिक्कत समझने में? ये दोनों के तीनों एक प्रकार से दस्तावेज है या इसको हम लोग ऋण पत्र बोल सकते हैं। ऋण पत्र का मतलब क्या होता है कि मार्केट से पैसे को उठाने का एक तरीका है। मार्केट से पैसा उठाने का एक तरीका है जो सरकार के लिए, अगर पैसे की आवश्यकता है सरकार को, तो सरकार को पैसे नहीं मिल रही है, सरकार क्या करेगी? मार्केट से पैसा उठाएगी। तो मार्केट से पैसा कैसे उठाएगी, किस बेस पे उठाएगी? उसके लिए कुछ तो चाहिए। तो यही एक प्रकार से दस्तावेज है जिसका प्रयोग एक कागज के तौर पर रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा रहता है। हाँ, इससे चलेगा, लंबा चलेगा, बस इतना ही समझिए एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से कैपिटल मार्केट के बारे में। अभी बॉन्ड डिवेंचर आगे आएगा, टेंशन लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे इसमें। कैपिटल मार्केट अब होती है दो प्रकार की। जिस तरह मार्केट दो प्रकार की थी उसी तरह कैपिटल मार्केट दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या होती है? प्राइमरी मार्केट, जिसको बोलते हैं प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार। और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक बाजार। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। जो प्राइमरी मार्केट है और द्वितीयक मार्केट, इसमें अंतर क्या है समझेंगे कि जो प्राइमरी मार्केट है जहां पर नए शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और जहां पर पुराने शेयरों की खरीद बिक्री की जाएगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। कोई दिक्कत? अभी शेयर क्या है, क्या नया पुराना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर जारी कर रही है, ठीक है ना। अब ऐसे अगर वो नहीं समझता और समझिए, अगर कोई वैसी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ठीक है ना, तो जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, वो कंपनी जो अपना शेयर जारी करती है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जहां पर स्टॉक मार्केट की आवश्यकता नहीं होती है, आम आदमी अपने शेयर को खरीद लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वह कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर जारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई, फिर अपनी शेयर को जारी कर रही है,
तो उसको ना बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पर पुराने शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार अपना शेयर जारी करेंगे, लोग खरीदेंगे, बेचेंगे। प्राइमरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्टॉक मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो वह जारी करती है इक्विटी शेयर, समता शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप उस कंपनी में आपने शेयर खरीदा है तो उस कंपनी में आपका मालिकाना हक, सिंपल। इक्विटी शेयर का मतलब होता है उस कंपनी में आपका मालिकाना हक। पहली बार कोई भी आदमी अपनी शेयर को जारी करता है तो इक्विटी शेयर ही जारी करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका तो कोई गारंटी है नहीं। तो आप अगर मालिकाना हक आपको मिला है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगी तो आपको भी मिलेगा प्रॉफिट, अगर कंपनी को लॉस होगी तो आपको भी लॉस सहना होगा। और इसी के एग्जाम्पल होता है आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करेगी उसको हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी अपनी दूसरी बार शेयर जारी करती है उसको हम बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और जब कंपनी, अब देखिए अब तीसरी बार नहीं होगा यहाँ पर, जब कंपनी उसके बाद जब भी शेयर जारी करेगी तो उस कंपनी में जो लोग पहले से शेयर होल्डर्स हैं उन सभी शेयर होल्डर्स का उस कंपनी के शेयर पर उनका पहला अधिकार है शेयर खरीदने का। अगर जितने भी लोग शेयर होल्डर्स हैं उन लोग अपने कंपनी